हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। हम लोग ये जानते हैं कि रिएक्शन को हम लोग दो भाग में कैटेगराइज करते हैं। एक को नाम देते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, एक को नाम देते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरे को नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो चाहे एलिमेंट्री रिएक्शन हो या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, मैकेनिज्म तो दोनों के ही होंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में हम लोग ये कह रहे थे कि वैसा रिएक्शन जो एक स्टेट में होता हो या ये कहें कि सिंगल स्टेट में होता हो, तो इसको नाम देते हैं कि सच रिएक्शन which proceeds in single state, ये सिंगल स्टेट में होते हैं। तो जब ये सिंगल स्टेट में होंगे तो इसमें किसी तरह का कोई इंटरमीडिएट का निर्माण नहीं होगा। तो दूसरा इसकी विशेषता ये होती है कि नो इंटरमीडिएट कंपाउंड विल बी फॉर्म, इसमें कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड का निर्माण नहीं होगा। इंटरमीडिएट कंपाउंड कहते हैं वैसे कंपाउंड को जो रिएक्शन के बीच में बने और पुनः प्रतिक्रिया करके फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे। जब स्टेट एक होता है तो इस तरह के किसी स्पेसीज के बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। तीसरा इसकी विशेषता ये होगी कि इसके केस में नंबर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। तो जब ये नंबर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करेंगे तो हम आसानी से इसका रेट लॉ भी लिख सकते हैं और साथ साथ इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी लिख सकते हैं। जब हमको रेट लॉ प्राप्त हो जाएगा तो इसके मैकेनिज्म भी हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन लेते हैं AB, ये प्रतिक्रिया करता है C से और ये बनाएगा AC और B रिलीज करेगा। ये मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है। इस एलिमेंट्री रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा 1 मोल A और AB और 1 मोल C। तो अगर इसका हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये हो जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ AB एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C। यानी इस रिएक्शन में 1 मोल AB और 1 मोल C ये रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है। तो ये इसका हो जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या हो गई कितनी, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट की संख्या हो गई 2। तो ये होता है मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा इस रिएक्शन का 2। और चूंकि इसमें सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसमें इसके मैकेनिज्म में लिखने में यही इसका मैकेनिज्म भी हो जाएगा कि AB प्रतिक्रिया करेगा C से, AC और B का निर्माण करेगा। इसमें कोई इंटरमीडिएट का निर्माण होता ही नहीं है। अब ये है कि रिएक्शन हमारा एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स, इसका डिटरमिनेशन हम एक्सपेरिमेंट से ही करते हैं। रिएक्शन को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। हाँ, जब रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हो तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने रिएक्टेंट के मोल्स हैं ये सारे अगर रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करें तो ये रिएक्शन हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। तो रेट और लॉ को देखकर हम हो सकता है कि बता दें कि ये रिएक्शन हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है। दूसरा एक चीज ये भी है कि सामान्यतः मॉलिक्यूलरिटी 3 से अधिक नहीं होते। ये हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जहां पढ़े थे वहां देखे थे। तो सामान्यतः जब मॉलिक्यूलरिटी 3 से अधिक नहीं हो सकते तो कोई भी ऐसा रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं हो सकता
की संख्या यदि 3 से अधिक होती है तो वो निश्चित रूप से कॉम्प्लेक्स होंगे, वो रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं होगा। तो अब इसको हम लोग अगर एनर्जी के टर्म में इंडिकेट करें तो इसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहा पढ़े थे, वहां भी इसको इंडिकेट किए थे। अब देखिए यहाँ एक्स एक्सिस पर हम लोग यूज करते हैं क्या, ये यूज करते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, और वाई एक्सिस पर हम लोग एनर्जी यूज करते हैं। देखिए यहाँ कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एनर्जी का प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का एनर्जी का ग्राफ है। अब मान लीजिए ये रिएक्टेंट हो गया हमारा क्या, AB। अब जैसे जैसे बंध बने ये टूटेगा, इसकी एनर्जी बढ़ेगी और ये मैक्सिमम एनर्जी तक जाएगा, और इस अवस्था को नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और फिर ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अगर मान लीजिए रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम हो जाएगी, और अगर मान लीजिए हमारा रिएक्शन इंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से अधिक हो जाएगी। अब ये जो पार्ट था, ये पार्ट हमारा कहलाता था, याद कर लीजिए, ये कहलाता था क्या, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता था। यह कोई इंटरमीडिएट तो बनेंगे नहीं, तो सिर्फ एक ही पीक हमको प्राप्त होगा, और इस तरह से हम एलिमेंट्री रिएक्शन का मैकेनिज्म आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि इसमें एलिमेंट्री रिएक्शन के मैकेनिज्म में कोई परेशानी इसलिए नहीं होता कि जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है वो सारे रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करेंगे, और दूसरा ये होता है कि साथ इसमें कोई इंटरमीडिएट का निर्माण नहीं होता। तो ये होगा मैकेनिज्म ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। वास्तव में हमको मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही पढ़ना है, एलिमेंट्री रिएक्शन का मैकेनिज्म कोई महत्व नहीं रखता। अब हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म किस तरह से हम लोग अध्ययन करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में तो हम लोग सबसे पहले यही जानते हैं कि इट टेक्स प्लेस मोर देन वन स्टेप्स। ये हमेशा एक से अधिक स्टेप्स में संभव होंगे। जब ये एक से अधिक स्टेप्स में संभव होंगे तो इसमें क्या होगा कि इन दिस रिएक्शन intermediate compound will be formed। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कंपाउंड का निर्माण होगा। और तीसरी एक विशेषता थी कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं उसमें जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, ये कोई जरूरत नहीं होगा कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं इसका योग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बराबर नहीं हो। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो होते हैं इसको किस तरह से इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो ये था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमेशा एक से अधिक स्टेप्स में होंगी, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट भी क्या होगा, एक से अधिक स्टेप में होगा। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम लोग रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के टर्म में पढ़ते हैं। रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं ये कह रहे हैं कि एक से अधिक स्टेप्स में होते हैं, तो जब ये रिएक्शन करेंगे या रिएक्शन का कोलिशन थ्योरी अगर आप इस पर एप्लीकेबल कीजिएगा तो इसका मतलब होता है कि ये सारे के सारे रिएक्टेंट एक ही बार कोलाइड नहीं करते। हमेशा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक, दो या दो से अधिक एलिमेंट्री रिएक्शन का एडिशन होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक
साथ कोलाइड नहीं करते। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के टर्म में पढ़ेंगे। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट हैं, ये सारे रिएक्टेंट स्पेस में कोलाइड करते हैं और केमिकल चेंजेस में भाग लेते हैं। तो तीनों कोऑर्डिनेट में इनका जो फ्रैक्शन होता है, इसी फ्रैक्शन को नाम देते हैं क्या हम लोग, रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहेंगे। इसको ये डिफाइन कर सकते हैं, ये कहते हैं कि इट इज a fraction of all the coordinates in a space to all species taking part in chemical changes, taking part in chemical changes। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड नहीं करते। तो केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, इनको तीनों एक्सिस पर ये फ्रैक्शन होंगे, इसी को नाम देते हैं क्या, ये नाम देते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अब जितने इंटरमीडिएट हैं, अगर इनका हम लोग ग्राफ खींचे तो इन जितने इंटरमीडिएट हैं इतने पिक्स जो होंगे ये बनेंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जितने एलिमेंट्री रिएक्शन का एडिशन होता है, प्रत्येक एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होंगे इनके अलग अलग वैल्यूज होते हैं, अलग अलग एनर्जी का टर्म होता है। तो हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को प्रोग्रेस ऑफ एनर्जी यानी रिएक्टेंट से यदि हम प्रारंभ करेंगे, तो रिएक्टेंट से प्रारंभ करें, जितने इंटरमीडिएट का निर्माण हो और अंत में प्रोडक्ट का जब निर्माण होता है, तो प्रत्येक क्षण इसके एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं, और जितना मैक्सिमम एनर्जी का टर्म आता है उसको नाम देते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स करते हैं। और इस एनर्जी के सहायता से जो सबसे स्लोएस्ट स्टेट होता है उसी को हम लोग मानते हैं क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। और ये जानते हैं कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेट होता है किसी भी रिएक्शन का रेट, उसी से हम लोग निर्धारित करते हैं। जैसे मान लीजिए इसके ग्राफ को मैं बाद में बनाता हूं, इसी में इंडिकेट जैसे कर रहे हैं। मान लीजिए ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक स्थिति ये होगी, अब इसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो एनर्जी बढ़ेगा तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, इस एनर्जी तक जाएगा। ये इसका क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट। अब रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में चेंज होना है तो इसके इक्विवेलेंट एनर्जी देना पड़ेगा, इस एनर्जी को नाम देते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है तो रिएक्शन प्रारंभ से लेकर रिएक्टेंट से मॉलिक्यूल तक इतने एनर्जी में क्या होगा, परिवर्तन होगा। हर क्षण आप एनर्जी बता सकते हैं। अगर यही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो अधिक इंटरमीडिएट बनेंगे तो ये पिक जो होगा ये अलग अलग आएगा, और यहां से यहां तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो अब हम लोग इसको एनर्जी के सहायता से या ये कह सकते हैं कि इसको इस ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से इसके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेंगे, कौन सा स्टेप इसका स्लोअर होगा, कौन सा स्टेप इसका फास्टर होगा। इसको हम लोग दो हेडिंग में पढ़ेंगे। पहला ये होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म को इक्विलिब्रियम एप्रोक्सीमेशन मेथड, और दूसरा होता है जिसको नाम देते हैं स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन मेथड। तो सबसे पहला ये देखते हैं, सबसे पहला हमारा प्रोसेस होगा इक्विलिब्रियम एप्रोक्सीमेशन मेथड। मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट ये चेंज हो रहा है, इसमें प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और इस रिएक्शन के फलस्वरूप ए नंबर ऑफ इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म, बहुत सारे इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। जैसे मान लीजिए R
इससे बना पहले I1, फिर बना I2, फिर बना I3, सो ऑन In-1, और ये हो गया क्या हमारा, ये हो जाएगा In-1, नहीं n-1 नहीं In, और ये हो गया हमारा क्या प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट। अब मान लीजिए R से R1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K0, ये हो गया K1, K2, ये हो गया K3, ये हो जाएगा Kn-1, ये हो गया Kn। अब यहां ये इतने इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ। अब हम लोग इसको अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करें, यानी रिएक्शन से प्रोडक्ट तक आने में प्रत्येक क्षण इसके एनर्जी को हम काउंट करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा स्टेट हमारा स्लोएस्ट स्टेट है, और जो स्लोएस्ट स्टेट होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेट होंगे, और उसी के सहायता से हम लोग इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम अगर ग्राफ पर प्लॉट करें तो ये कहे थे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम लोग किस फॉर्म में, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, या फिर आप इसको ये भी कर सकते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका एनर्जी। यहां से हम चलते हैं, ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया 1, 2, ये हो गए 3, इस तरह से ये बन गया प्रोडक्ट। अब देखिए ये हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3, ये हो गए In। ये क्या हो गए, ये इंटरमीडिएट हो गए। R से बना I1, I1 से I2, I2 से I3, I3 से In, और In से फॉलोड बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ये हमारा मैक्सिमम पीक है एनर्जी का, यानी R से I1 यहां एनर्जी का मान मैक्सिमम, एक ट्रांजिशन स्टेट ये हो गया। I1 से I2 दूसरा ट्रांजिशन स्टेट, ये तीसरा ट्रांजिशन स्टेट, इस तरह से nth ट्रांजिशन स्टेट हमको प्राप्त होंगे। और इसको मान लीजिए हम ये मान लेते हैं, ये हो गया T1, ये हो गया T2, T3, T4, Tn-1, और ये हो गए Tn। देखिए डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रहा है कि ये फर्दर सो ऑन इसी तरह से ग्राफ या इसी तरह से एनर्जी सीक्वेंस जो होंगे ये बनेंगे, और इसको नाम देते हैं, ये कहलाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, ट्रांजिशन स्टेट कह सकते हो। ये मैक्सिमम एनर्जी स्टेट होता है, इसकी स्टेबिलिटी नहीं होती। अब देखिए जब हम रिएक्शन यहां से प्रारंभ करेंगे फर्स्ट स्टेप के लिए, फर्स्ट स्टेप्स के लिए I1 बनने के लिए इतने एनर्जी की आवश्यकता होगी। अब मान लीजिए I1 पर आ गए, तो I1 से I2 के लिए देखिए इतने एनर्जी की आवश्यकता होगी। I2 से I3 के लिए इतने एनर्जी की आवश्यकता होगी। ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ N-2 In-1, और ये हो जाएंगे आपके इसके एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ En। इतने एनर्जी की जरूरत होगी। सब में एनर्जी का मान अलग अलग होता है। अब ये जानते हैं, ये पढ़े थे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच एनर्जी में जो अंतर होता है इसको नाम देते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। मान लीजिए ये हो गया EA1, ये हो गया EA2, ये हो जाएगा EA3, ये हो जाएगा EAn-1, और ये हो जाएगा EAn। अब जिसका एक्टिवेशन एनर्जी का मान सबसे अधिक होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे
होगा और वही हमारा क्या होता है, सबसे स्लोएस्ट स्टेट होगा या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेट होगा। तो ये जानते हैं कि ये सीधा कर सकते हो कि लोअर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी of such states is the slowest state and which is rate determining states। ये होंगे हमारे क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होते हैं। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स में जो भी रिएक्टेंट रिएक्शन में भाग लेंगे वो क्या हो जाएंगे, वही रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करेंगे। और इस तरह से हम लोग इक्विलिब्रियम एप्रोक्सीमेशन मेथड के सहायता से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको एग्जांपल के सहायता से हम लोग इंडिकेट करेंगे या एग्जांपल के सहायता से इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसके एग्जांपल जो होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, नोट कर लीजिए। अब इसको एग्जांपल के सहायता से देखिए, मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है, कोई रिएक्शन है 2O3 गिव्स आउट 3O2, ये हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब देखिए हमने प्रारंभ में ही कहा था कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 3 हो तो सारे के सारे एलिमेंट्री रिएक्शन हो। इसमें देख लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या है, 2 है, लेकिन ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। इसका मैकेनिज्म ये दिया हुआ है, इसका मैकेनिज्म ये दिया हुआ है। ये हो गया स्टेप 1, O3 ये डिसोसिएट करता है O2 प्लस O, ये हो गया क्या हमारा रेट कांस्टेंट हो गया K। स्टेप 2 ये होगा O3 प्लस O, ये हो गया K1 और ये बना देगा क्या 2O2, ये बना देगा 2O2। इसमें दिया हुआ है ये होंगे फास्ट और ये हो जाएगा हमारा स्लो। अब मान लीजिए ये कहें कि इसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिए, इसका ऑर्डर क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। अब अभी हमने कहा था कि जो स्लोएस्ट स्टेट होता है वही हमारा क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होते हैं। तो जो स्लोएस्ट स्टेट है, तो स्लोएस्ट स्टेट ये है, तो सीधा ये लिख सकते हो रेट बराबर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O3 इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O। मान लीजिए ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए यहां तो हम सीधा कहेंगे कि जो स्लोएस्ट स्टेट होते हैं वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेट होते हैं, लेकिन ये देखिए स्लोएस्ट स्टेट में एक टर्म आ रहा है O3, तो चलिए सही है, जो ओरिजिनल रिएक्शन के रिएक्टेंट है, लेकिन O जो होगा ये हमारा क्या होता है, इंटरमीडिएट होते हैं। ये याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि इंटरमीडिएट क्या होंगे, एक स्टेट में बनेंगे और दूसरे स्टेट में पुनः ये प्रतिक्रिया करके समाप्त हो जाएंगे। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड जो होंगे उसका पूरे रिएक्शन के दौरान चेंज ऑफ कंसंट्रेशन 0 होता है। ये हमारा क्या होगा, ये अगले प्रोसेस में भी हम लोग देखेंगे, अगला प्रोसेस हम लोग का इसी पर आधारित होता है। तो किसी भी स्थिति में रिएक्शन इंटरमीडिएट रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित नहीं करेंगे। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित नहीं करेंगे तो ये रेट लॉ से हटेंगे भी। अब इसको हम हटाने का कोशिश करते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन 1 में ये हमारा क्या हो गया, फास्ट रिएक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या करता है कि
K1 बराबर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 into O अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O3। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O अगर काउंट करते हो तो ये हो गया K1 into O3 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब ये करते हैं क्या कि substituting the value of O in equation 1। अब ये हो जाएगा आपका रेट इक्वल टू O3 O रेट, सॉरी ये जो होगा ये होगा यहाँ K1, ये स्लो रिएक्शन है, ये होगा K, क्योंकि ये फर्स्ट रिएक्शन ये हो जाएगा K, तो रेट बराबर ये होगा K1 into K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O3, O के जगह अब क्या लिख देते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब मान लीजिए K1 कांस्टेंट होगा, K कांस्टेंट होगा, तो इसका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होगा, इसको नाम दे देते हैं K इफेक्टिव। अब ये हो जाएगा आपका रेट बराबर K इफेक्टिव इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O3 का स्क्वायर O2 -1। अब ये हो गया क्या हमारा इस रिएक्शन के लिए, ये हो जाता है हमारा रेट लॉ। सिर्फ रेट लॉ में रेट ऑफ रिएक्शन को सिर्फ इंटरमीडिएट प्रभावित नहीं करता, क्योंकि पूरे रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होता, इसको शून्य मानते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट भी प्रभावित कर सकता है, प्रोडक्ट भी प्रभावित कर सकता है। अब देखिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 2 + -1, ये हो गया क्या 1, और ये हो जाते हैं इसके क्या रेट ऑफ एक्सप्रेशन। और अगर मान लीजिए K इफेक्टिव पूछ ले तो ये हो जाएगा K1 into K के बराबर। अब इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये रिएक्शन है 2NO2 plus O2 gives out 2NO plus O2 gives out 2NO2। अब इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है, मैकेनिज्म फर्स्ट में सबसे पहले ये होता है NO प्लस O2, ये मिलकर बना देगा क्या NO प्लस O2, ये मिलकर बना देगा NO3 बना देगा। और इसको आप रिवर्सिबल मान लीजिए, ये होगा क्योंकि फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल होगा, ये हो गया स्टेप 1, दूसरा होगा स्टेप 2। स्टेप 2 में ये कर देते हैं NO3 प्लस NO, इसको कर लो K और इसको कर दो K1, तो ये हो जाएगा आपका 2NO2, ये हो जाएगा 2NO2। फिर ये कहता है कि ये आपका फास्ट स्टेट है और ये आपका क्या है स्लो स्टेट है। अब फिर इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात करना है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन या फिर K इफेक्टिव। तो ठीक इसी तरह से चलते हैं। ये कहते हैं कि जो स्लोएस्ट स्टेट होगा वो रेट डिटरमाइन करेगा, तो रेट बराबर हो गया क्या K1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO3 और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO। एक्चुअल रिएक्शन में देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड में हमारा रिएक्टेंट है, ये तो सही है, लेकिन NO3 हमारा क्या होता है इंटरमीडिएट होता है। अब इस इंटरमीडिएट को हम हटा देते हैं, ये हो गया इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन ये फास्ट रिएक्शन में
फास्ट रिएक्शन के केस में अगर लॉ ऑफ मास एक्शन लागू करते हैं, ये इक्विलिब्रियम में है, तो K बराबर होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO3 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO into O2। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO3 अगर ज्ञात करो तो ये हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करो, K into मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO into मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब मान रख देते हैं, substituting the value of NO3, इसका मान रख देते हैं, तो इसका मान रखते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में रखो तो ये हो जाएगा रेट इक्वल टू K1, NO3 के जगह रखिए K2, ये होगा NO2 और पुनः ये होगा क्या NO। अब ये हो जाएगा रेट बराबर होगा K1 into K2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर into O2। अब K1 हमारा कांस्टेंट है, K2 हमारा कांस्टेंट है, तो K इफेक्टिव बराबर हो जाएगा K1 into K2 और रेट बराबर हो गया K इफेक्टिव मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर into O2। अब ये हो गया आपका क्या, इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब रेट ऑफ रिएक्शन को 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड और 1 मोल ऑक्सीजन, ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया कितना 2 + 1, ये हो गया 3। नाइट्रिक ऑक्साइड के रेस्पेक्ट में 2, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में 1, और ये हो जाएंगे K इफेक्टिव, ये हो जाएगा कितने के बराबर, K1 into K2 के बराबर। और इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म इक्विलिब्रियम एप्रोक्सीमेशन मेथड से ज्ञात कर लेंगे। अब दूसरा मेथड होगा जिसको नाम देते हैं स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन मेथड। तो स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन मेथड में वो मेथड इससे कुछ अलग होगा, इसमें स्लोएस्ट स्टेट या रेट डिटरमाइनिंग स्टेट भी हमको पता नहीं चलेगी। तो इसमें हम लोग करते हैं क्या, ये जो इंटरमीडिएट बनते हैं, इंटरमीडिएट के बारे में ये कहते हैं कि इंटरमीडिएट एक स्टेट में बनेंगे और दूसरे स्टेट में क्या हो जाएंगे, ये फिर समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट के साइड आएंगे तो अपीयर होंगे, ठीक वही जब रिएक्टेंट के साइड आएगा तो ये डिसअपीयर हो जाएगा। और इतने समय अंतराल में इंटरमीडिएट जो होंगे इसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता। तो दूसरा जो मेथड होता है जिसको नाम देते हैं स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन मेथड, इसमें जो मैकेनिज्म प्राप्त करते हैं उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट के कंसंट्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, शून्य मान लेते हैं या कांस्टेंट मान लेते हैं, और कांस्टेंट को अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी इसके शून्य के बराबर हो जाएगी। अब इसको नोट कर लीजिए। दूसरा मेथड होगा जिसको नाम देते हैं स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन मेथड। दूसरा होता है जिसको नाम देंगे स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन मेथड। अब इस मेथड में ये कहे थे कि स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन मेथड में हमको स्लोएस्ट स्टेट का भी पता नहीं होगा। अगर स्लोएस्ट स्टेट पता होता तो ये कहते कि स्लोएस्ट स्टेट रेट डिटरमाइनिंग स्टेट है और उस स्टेट में जो भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या जो भी रिएक्टेंट होंगे सारे का कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा, और उसमें से इंटरमीडिएट अगर कोई आते हैं तो उनको हम क्या करते थे, निकाल देते थे। लेकिन यह सिद्धांत इस पर बेस होगा कि जो इंटरमीडिएट होते हैं वो ट्रांजिट होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इनका स्थायित्व काफी कम होता है। ये प्रक्रिया के दौरान इसके सांद्रण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, तो इसको हम लोग शून्य मान लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट R है और ये प्रोडक्ट P का निर्माण करता है। मान लीजिए ये रिएक्टेंट R है, ये सबसे पहले ये इंटरमीडिएट बनाया I1, फिर बना I2, फिर बना I3 और सो ऑन, ये हो जाएंगे क्या IN, ये हो जाएगा
एन और इसके बाद बन जाएगा क्या, प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। अब मान लीजिए ये हो गया K0, सपोज करो K1, K2, ये हो गया K3 और ये हो जाएगा Kn-1 और फाइनली ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। हम लोग इसके पहले इक्विलिब्रियम एप्रोक्सीमेशन मेथड में भी यही किए थे, लेकिन हमने इसमें खोजा था क्या, स्लोएस्ट स्टेट खोजा था। अब इसमें करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये इंटरमीडिएट हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, यानी डी I1 बटा dt इक्वल टू डी I2 बटा dt इक्वल टू डी I3 बटा dt सो ऑन डी In बटा dt इक्वल टू 0 या कांस्टेंट। यही होता है स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन मेथड। इसको एक क्वेश्चन से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या कुछ लोगों का ये भारी होता है। जैसे इसमें हम लोग लेते हैं डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन। देखिए हमने इसका एग्जांपल इसलिए दिया है कि इक्विलिब्रियम एप्रोक्सीमेशन मेथड में भी इसका एग्जांपल लिए थे और इससे इसका रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ ज्ञात किए थे। इसीलिए देखते हैं दोनों में रिएक्शन समान आता है कि नहीं। ये होगा 2O3, ये रिएक्शन चेंज होता है इसमें 3O2 में। अब मान लीजिए इसका स्टेट 1 ये था क्या कि O3 चेंज होकर देगा O2 प्लस O, ये हो गया रिवर्स के और ये हो जाएगा फॉरवर्ड के, बैकवर्ड के -1 और दूसरा स्टेप ये हम लोग लिखे थे, स्टेप दूसरा था O3 प्लस O, ये हो गया आपका K2 और ये बना देगा O2। अब इसका मैकेनिज्म लिखना है, रेट लॉ लिखना है। अब यहां इसी चीज का सहायता लेंगे। अब देखिए स्टेट ओजोन ये क्या करते हैं, ये कह सकते हैं कि O3 decomposes in state 1 and 2 and formed reverse of स्टेप 1। ओजोन जो होगा देखिए स्टेप 1 में और स्टेप 3 में ये क्या कर रहा है, स्टेप 1 और 3 में डिकम्पोज कर रहा है, जबकि स्टेप 1 के रिवर्स में इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब इसको लिख सकते हैं, ये हो गया रेट इक्वल टू DO3 अपॉन dt, DO3 अपॉन dt। स्टेप 1 में क्या हो जाएगा माइनस K1 O3 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, देखिए 2 में हो जाएगा K -1, ये हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O3 इंटू 1 माइनस ये हो जाएगा माइनस, अब ये हो जाएगा K2 ये हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O3 इंटू O2, सॉरी O3 इंटू O, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। एक बार चेक कर लेते हैं, स्टेप 1 O3, बैकवर्ड में ये गलती हो गया, ये हो गया O2O और 2 में ये हो जाएंगे O3O। ठीक, अब देखिए अब एप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करते हैं। इसमें देखो इस रिएक्शन में ये ऑक्सीजन एटम ये हमारा क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। अब इसके कंसंट्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, इसके कंसंट्रेशन को शून्य मानेंगे। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ये देखिए DO अपॉन dt, DO
अपॉन dt। ये देखिए ऑक्सीजन को देखिए, ये इक्वेशन 1 में बन रहा है, ठीक, ये इक्वेशन 1 में बन रहा है, साथ साथ जो होगा इक्वेशन 2 में कंज्यूम हो रहा है और इक्वेशन 1 के रिवर्स में भी कंज्यूम हो रहा है। तो ये बराबर हो जाएगा आपका इक्वेशन 1 हो गया क्या, K1O3 माइनस ये होगा K-1O2O और ये होगा माइनस K2O3O। अब देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं K1O3, इसको दोनों को बराबर के इस तरफ ले आइए, ये होगा K-1O2 into O प्लस K2O3O। अब ये करते हैं, देखो यहां कॉमन ले लेते हैं O, ये हो जाएगा आपका K-1O2 प्लस K2O3, ठीक है। अब ये हो जाएगा O बराबर K1O3 अपॉन K-1O2 प्लस K2O3। अब O का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू O इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसका मान रख देते हैं, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ये बराबर हो जाएगा, ये आपका था रेट बराबर माइनस DO3/dt। देखिए ये तो एज यूजुअल हो जाएंगे, माइनस K1O3 प्लस ये हो जाएगा K-1, ये हो गया O2, O की जगह पर हम लिख लेते हैं K1O3 अपॉन K-1O2 प्लस K2O3, ठीक है, ये हो गया। अब आइए माइनस, ये हो गए आपके K2O3, अब फिर O की जगह ये आप लिख लीजिए K1O3 अपॉन K-1O2 प्लस K2O3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है आपका रेट बराबर माइनस 2K2K1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O3 का स्क्वायर K-1, ये हो गया क्या O2 प्लस ये हो जाएगा K1O3 K1O3। अब यहां ये कैंसिल हो जाए, ये कैंसिल नहीं होगा, माइनस के साथ है। अब यहां ये हो गया, अब देखिए ये होगा K इफेक्टिव माइनस 2K2K1 अपॉन K-1 2K1 2 into K1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये K1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये हटा दो 2K2 K1, ठीक। अब ये हो जाएंगे, ये हमारा K2 कांस्टेंट है, K-1 कांस्टेंट है। अब ये होता है कि K-1, इसको काटिए मत, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। चलो ये हो जाएगा। अब ये होता है कि K-1
कंसंट्रेशन ऑफ O2 ये ग्रेटर देन होता है किसके, ये बराबर होगा आपका K2O3 के बराबर होगा। ये हो जाएगा क्या, K2O3 के बराबर। ये K1 नहीं होगा बल्कि ये K2 होगा, K2O3 के बराबर होगा। तो अब ये हो जाता है आपका रेट, इसके जगह इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, -2K2K1 अपॉन K-1 इंटू ये हो गया O3 का स्क्वायर अपॉन O2 के इफेक्टिव, ये हो जाएगा -2K2K1 K2K1 ये होगा K-1। सारे कांस्टेंट होते हैं तो इसके प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होंगे। तो अब ये हो जाएगा रेट बराबर K इफेक्टिव मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O3 का स्क्वायर इंटू O2 -1। हम लोग इक्विलिब्रियम एप्रोक्सीमेशन मेथड से भी देखे थे। तो इस रिएक्शन का रेट लॉ यही होता था। अब अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं तो 2 - 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया। और इस तरह से हम लोग स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन मेथड से भी क्या कर सकते हैं, रेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि ये प्रोसेस ये हमारे कोर्स ऑफ स्टडी में नहीं है, फिर भी हम लोग इसका एलिमेंट्री आइडिया आपको दे दिए। हो सकता है कि कहीं आने वाले समय में आपको काम पड़ जाए। अब हम लोग इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। इसमें ये होता है सक्सेसिव रिएक्शंस होते हैं, अपोजिट रिएक्शन होते हैं। इनके काइनेटिक्स को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इन अलग अलग रिएक्शनों को क्या करते हैं या ये रिएक्शन क्या होते हैं और इनको उदाहरण के साथ हम लोग पढ़ेंगे। इनके काइनेटिक्स पर हम लोग कोई विशेष ध्यान नहीं देंगे। ये हमारा अगला टॉपिक होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।